नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज जो अपनी क्लास है, क्लास नंबर 5, जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। पर्यवेक्षण क्या होता है और निरीक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ साथ चर्चा करेंगे इनके आने वाले क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। पिछले एग्जाम्स के अंदर भी देख लें तो एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर संस्कृत शिक्षा विभाग की भी बात करें तो वहां पर भी एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, जो शुरुआत वाले जो 5 टॉपिक लगते हैं उनके अंदर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से केवल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी चीजें उठती है और अगर आपको केवल और केवल कानों को खुला रखोगे तो भी वो चीजें आपके समझ में आ जाएगी। तो क्योंकि थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से जो बुक्स हैं वहां पर याद तो मैटर मिलता नहीं है पूरा, या मैटर मिलता है तो इतना ज्यादा मिल जाता है कि वो अपने एजुकेशन से रिलेटेड नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर तो केवल लिखा है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, तो शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण यानी शिक्षा से संबंधित बात हो रही है और वहां पर आपको उद्योग से संबंधित कुछ चीजें बताई जाती है। तो वहां पर जो और सिद्धांत दिए जाते हैं, उद्योग से संबंधित सिद्धांत दिए जाते हैं, तो उनके बारे में हम कम, उनके बारे में तो क्या करना है, कम पढ़ना है। लेकिन जो शिक्षा के बारे में किस प्रकार से काम आ सकते हैं उनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है। तो केवल और केवल हमें यह ध्यान रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण किस प्रकार से काम आता है और निरीक्षण किस प्रकार से काम आता है, उनके बारे में हमें बातों को ध्यान में रखना है और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फालतू बातों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने जो स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर चर्चा करना अनिवार्य है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, प्रचार करना जरूरी भी है क्योंकि आपके हित के लिए प्रचार हो रहा है। यहाँ पर किसी हमारे हित के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पर प्रचार, क्योंकि जो फीस रखी गई है केवल आपको पता है 101 रुपए रखी गई है और 101 रुपए में हम कुछ बड़ा तीर नहीं मारने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप और इसके साथ भी आपको इनामी राशि भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कितनी इनामी राशि आपको दी जा रही है और सेंटर भी आपके दिए जा रहे हैं, 7 सेंटर दिए जा रहे हैं। तो उनको भी क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता है, ये जो परीक्षा होगी वो 1 जून 2025 यानी 1 जून को होने वाली परीक्षा है और उस दिन संडे है, इस बात का भी आपको ध्यान है। और छुट्टियां चल रही है वैसे भी गर्मियों की, तो वैसे भी किसी प्रकार की समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो और जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर ये सेंटर दिए जा रहे हैं। ये सेंटर सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। आप नजदीकी सेंटर भर सकते हैं। और पुरस्कार की बात की जाए तो प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय 5100 का है और तृतीय पुरस्कार है वो 2100 रुपए का है। इसके अलावा बात की जाए तो 4 से 10 स्थान तक रहने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ नगद इनामी राशि दी जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो आपको करना कहां पे है रजिस्ट्रेशन, तो आपको एनडीसी क्लासेस नाम से जो अपना ऐप है उस पे जाकर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपको वहां पर अपनी डिटेल क्या है भर सकते हो। जहां पर आपको पेपर 2 मिलेंगे, यानी कि एक तो जो अपना हिंदी का पेपर है, हिंदी से संबंधित है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, किससे संबंधित है, हिंदी से संबंधित है, जिसके अंदर आपको सेकंड पेपर तो हिंदी का मिलेगा और फर्स्ट पेपर मिलेगा वो आपका जीके एंड जीएस का मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपके 10 से 11 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट और मैथ साइंस, और इसके अलावा मैथ साइंस हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गई और साइकोलॉजी मैनेजमेंट होगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा आपको पता होनी चाहिए और ये चीज है वो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर ज्यादा भाग लेंगे तो एक कंपटीशन पैदा होगा और कंपटीशन पैदा होगा तो हमें खुद को पता चलेगा कि हमारी तैयारियां कितनी जोरों पर है। वो चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं, अब बात करते हैं पर्यवेक्षण के बारे में। शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होता है? शैक्षिक पर्यवेक्षण सीधी सी बात मैं कहता हूं, एक शैक्षिक पर्यवेक्षण ये है जो आपकी जो शिक्षा के क्षेत्र में वो सब ओर से ध्यान रखता है, सब ओर से निगरानी रखता है। यानी कि कोई भी क्षेत्र अपना कमजोर न रह जाए उसके बारे में ध्यान कौन देता है, तो पर्यवेक्षण देता है। और पर्यवेक्षण ही क्या कहलाता है आपका? अगर बात की जाए पर्यवेक्षण के बारे में, शैक्षिक पर्यवेक्षण आपको पता होना चाहिए। पर्यवेक्षण के अंदर ही अगर इसको टुकड़ा करें तो परिधन अन्वेक्षण से बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? यानी चारों ओर से अन्वेक्षण, अन्वेक्षण यानी देखना, ठीक है। अन्वेक्षण खोजना भी हो सकता है, देखना भी होता है। चारों ओर से एक प्रकार से दृष्टि रखने क्या कहलाता है? आपका पर्यवेक्षण कहलाता है शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में चारों तरफ से देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द सुपरविजन, यानी कि अगर बात की जाए किससे बना है पर्यवेक्षण शब्द, तो सुपरविजन से बना है। सुपरविजन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्द सुपरविजन को हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षण कहा जाता है। पर्यवेक्षण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है।
कितने शब्दों से मिलकर? 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और अन्वेक्षण, यानी सुपर एंड विजन। सुपर का अर्थ यानी परि का अर्थ भी ले सकते हैं इसको, यानी उत्तम। सुपर का अर्थ होता है उत्तम, सर्वोच्च, शानदार या असाधारण। और विजन का अर्थ होता है दृष्टिकोण या सूक्ष्म दृष्टि। अपना जो विजन किस प्रकार का होना चाहिए, अपना जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए उत्तम होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, असाधारण होना चाहिए। जो आपका दृष्टिकोण है, वो देखने का जो नजरिया है वो किस प्रकार का होना चाहिए, आपका शानदार होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए, असाधारण होना चाहिए। व्यक्तित्व होता है ना, जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, तो उसमें हम असाधारण की बात करते हैं, साधारण व्यक्तित्व की बात नहीं करते हैं। तो असाधारण क्या होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, आपकी दृष्टि है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, असाधारण होनी चाहिए। तो ये बात होगी है पर्यवेक्षण की। पर्यवेक्षण हमें ये कह सकते हैं कि चारों ओर से निगरानी रखता है, चारों ओर से विकास करता है, वो कौन करता है, तो आपका पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण और निरीक्षण के अंदर अंतर क्या है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि पर्यवेक्षण क्या है, निरीक्षण क्या है, तो वहां से जो अंतर आपका होगा तो वहां से क्वेश्चन उठाएगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अंत में, क्योंकि पहले पर्यवेक्षण पढ़ना है, फिर निरीक्षण पढ़ना है, और निरीक्षण के बाद में दोनों में अंतर क्या है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये चीजें होगी। आगे देखो, आगे पर्यवेक्षण का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है पर्यवेक्षण का अर्थ, देखो चारों ओर से देख रेख रखना या निगरानी करना। चारों ओर से जो भी हमें व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम कौन करता है, पर्यवेक्षण करता है। तो व्यक्ति के विकास में बाधाएं केवल एक तरफ से नहीं आ सकती, व्यक्ति के विकास में बाधाएं या शिक्षा के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं केवल एक तरफ से नहीं आ सकती, वो चारों तरफ से भी निगरानी रखता है। एक तरफ से निगरानी रख के चारों तरफ से किसी भी प्रकार की बाधा है उनको दूर करने का काम कौन करता है, पर्यवेक्षण करता है। और निगरानी करने का काम कौन करता है, पर्यवेक्षण करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण से शिक्षण प्रक्रिया में उन्नति एवं प्रभावशीलता लाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। पर्यवेक्षण क्या करता है, एक प्रकार से विकास में सहयोगी होता है, केवल विकास की बात करता है, वो कौन करता है, पर्यवेक्षण करता है। ठीक है, तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का संबंध शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण सामग्री तीनों से है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ केवल एक से नहीं होता है, सबसे मिलकर होता है, यानी जिसके अंदर शिक्षक भी शामिल होता है, जिसके अंदर विद्यार्थी भी शामिल होता है, जिसके अंदर शिक्षण सामग्री भी शामिल होती है, इससे मिलकर क्या होता है, आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य है शिक्षक को योग्य व प्रभावशाली बनाना है एवं शिक्षक की संपूर्ण शक्ति को विद्यार्थी के विकास में लगाना है। जो भी शिक्षक की शक्ति है वो क्या करेगा, वो अपनी सारी की सारी शक्ति किसमें लगा देगा, विद्यार्थी का विकास किस तरह से किया जा सके, ठीक है, तो उसके अंदर अपनी सारी की शक्ति, संपूर्ण शक्ति किसमें लगा देगा, विद्यार्थी के विकास के अंदर लगा देगा। कौन लगाएगा, शिक्षक लगाएगा। ठीक है, तो ये शैक्षिक पर्यवेक्षण के संबंध में बातें आ गई कि शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाता है, उसको प्रभावशाली बनाता है। इसके अलावा शैक्षिक पर्यवेक्षण का संबंध केवल एक से नहीं होकर तीनों से होता है, जिसके अंदर शिक्षक भी शामिल होता है, विद्यार्थी भी शामिल होता है और शिक्षण सामग्री भी शामिल होती है। ठीक है, इसके अलावा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षक को किस प्रकार से बनाना है, शिक्षक को भी योग्य एवं प्रभावशाली बनाना है, जिसके अंदर वो अपनी संपूर्ण शक्ति को किस में लगाता है, विद्यार्थी के विकास में लगाता है। ये बातें हो गई। फिर देखते हैं अपने पर्यवेक्षण की परिभाषाएं। ये परिभाषाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फ्रेड सी एयर, इसके बारे में केवल इतना ध्यान रखना है कि ये परिभाषाएं किस प्रकार की है और शैक्षिक पर्यवेक्षण है क्या, इसके बारे में इतना ज्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है कि ये किसकी है। मतलब अगर ध्यान रखो, क्वेश्चन बात करें तो इनमें से आया हुआ नहीं है, अगर आज तक पूछा नहीं गया है तो मुझे ये लगता है अगर परिभाषा में से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर आपको संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत जो टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन आपको परिभाषा में से पूछ लिया जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो, वरना अन्यथा यहां से क्वेश्चन पूछना मुश्किल लग रहा है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है पर्यवेक्षण है क्या चीज, अगर ये पूछ लिया जाए तो यहां पर परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो, पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ एवं गत्यात्मक है। यहां पर क्या लिखा है, गत्यात्मक है। यहां पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के बारे में बात करिए। गत्यात्मक यानी स्थिर नहीं है, अस्थिर है, यानी कि इसके अंदर स्थिरता नहीं है, और सर्वश्रेष्ठ है और निरंतर है, सतत प्रक्रिया है। एक प्रकार से पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ है और गत्यात्मक है। यह अत्यंत सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह सर्वाधिक सृजनात्मक है। सृजनात्मक यानी कि मौलिकता प्रदान होती है किसके अंदर, शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंदर। तो ये चीजें होगी। ये बात कौन कहता है, अय्यर कहता है सृजनात्मक के बारे में या फिर गत्यात्मक के बारे में। फिर है एडम्स तथा डिके। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। डिके क्या कहता है, एडम्स तथा डिके कहते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का सुनियोजित कार्यक्रम है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का क्या है, सुनियोजित कार्यक्रम है। ये बात कहता है एडम्स तथा डिके कहता है। फिर है विल्स
विल्स किम्बल क्या कहता है इसके बारे में देखें थोड़ा सा, कि पर्यवेक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देता है। यानी विकास की बात की जा रही है यहां पर। किसी भी प्रकार का एक कह सकते हैं कि जो पर्यवेक्षण होता है वो सकारात्मक होता है, सकारात्मक होता है, प्रजातांत्रिक होता है, रचनात्मक होता है। इस प्रकार का जो पर्यवेक्षण, इस प्रकार का क्या होता है अपना पर्यवेक्षण होता है। ये निरीक्षण की तरह नहीं होता है। निरीक्षण क्या होता है नकारात्मक होता है, पर्यवेक्षण क्या होता है सकारात्मक होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, आगे करेंगे बात उसके अंदर पर्यवेक्षण और निरीक्षण की, जब अंतर की बात आएगी तब उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन अभी ये चीजें अगर पढ़ने के बाद आपको यही पता चलेगा कि जो पर्यवेक्षण है वो किस प्रकार का होता है, आपका सकारात्मक होता है और विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है और शिक्षक को भी क्या बनाता है प्रभावशाली बनाता है, उसको योग्य बनाता है, उसको अनुभवी अनुभव प्रदान करता है। वो कौन करता है पर्यवेक्षण प्रदान करता है। तो ये विल्स किम्बल की परिभाषा होगी। फिर उसके बाद में बात करें बर्टन क्या कहता है। बर्टन कहता है कि पर्यवेक्षण का लक्ष्य शिक्षा का विकास करना है। लक्ष्य क्या है शिक्षा का विकास करना है। बात शिक्षा से संबंधित आ जाए तो क्या हो जाएगा शिक्षा का विकास करना, शिक्षा का विकास करना, ये बात कहता है बर्टन। फिर कहता है बर्टकी। बर्टकी कहता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षक तथा बालक का विकास तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार से संबंधित है। अब ये बर्टकी कह देता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षक एवं बालक का क्या करना है विकास तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जिस प्रकार से पढ़ाना है, जिस प्रकार से समझाना है, जो प्रक्रिया इस्तेमाल की गई है उसके अंदर क्या करना है दिनों दिन निरंतर क्या करना है उसके अंदर सुधार करना है। तो ये बात कहता है बर्टकी कहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है केवल कि पर्यवेक्षण है वो सकारात्मक होता है, यहां पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक बात यहां पर नहीं की गई है। पर्यवेक्षण के बारे में जब भी आपसे कोटेशन मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अवधारणात्मक भी आ जाए क्वेश्चन, तो वहां पे नकारात्मक जो भी चीज हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं अपने शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है, किसकी पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या क्या है। अगर शैक्षिक पर्यवेक्षण में सीखने की क्रियाओं का विस्तार किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जब निरंतर उसके अंदर सुधार किया जा रहा है तो उसमें विस्तार भी किया जाएगा। हम केवल संकुचित होकर किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं, हम उसको विस्तारित करके पूरा खोल कर एक प्रकार से उस चीज को सीख सकते हैं। तो वो है विस्तार, सीखने की क्रियाओं का विस्तार किया जाता है। इसलिए क्या होता है यह व्यापक होता है, संकुचित नहीं होता है। फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पर सकारात्मकता की बात हो रही है, नकारात्मकता की किसी प्रकार से बात नहीं हो रही है। विस्तार किया जाता है, संकुचित नहीं किया जाता है। व्यापक एवं विस्तृत होता है, संकुचित किसी प्रकार का नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में उचित मानवीय संबंध स्थापित किए जाते हैं। क्या स्थापित किए जाते हैं उचित मानवीय संबंध स्थापित किए जाते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक पर्यवेक्षण में नवीन विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जब हम निरंतर सुधार कर रहे हैं, तो उसके अंदर नवीन विधियों का प्रयोग भी किया जाएगा, नवीन उपकरणों का उपयोग भी किया जाएगा। केवल पुराने डर्रे पर हमें नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। किन मूल्यों पर आधारित होता है प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। नियंत्रणात्मक नहीं होता है, किसी प्रकार का नियंत्रण इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। यह केवल और केवल प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। कौन शैक्षिक पर्यवेक्षण। अगर बात करें शैक्षिक पर्यवेक्षण का स्वरूप किस प्रकार का होता है गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक या निरंतर चलने वाला, निरंतर गतिशील होता है। या आप कह सकते हैं आप कि सतत सुधार करता है, सतत चलने वाला। गत्यात्मक का मतलब ही होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है शैक्षिक पर्यवेक्षण है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। फिर आगे देखो, शैक्षिक पर्यवेक्षण में वैधता, विश्वसनीयता एवं तथ्यों में क्रमबद्धता पाई जाती है। इस कारण यह वैज्ञानिक होता है। ये बात आ जाती है। अगर आपको ये दिया जाए कि यह वैध है, यह विश्वसनीय है एवं क्रमबद्ध है, तो वह वैज्ञानिक ही होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इस कारण से शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या माना गया है वैज्ञानिक, यानी विज्ञान भी माना गया है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है केवल किस कारण से माना गया है, वैध, विश्वसनीय एवं क्रमबद्ध है, इस कारण से माना गया है। और भौतिक रसायन या फिर भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान वो चीजें नहीं माननी है आपको। यह बालकों के विकास में सहायक है। विकास किसका हो रहा है बालक का भी हो रहा है और शिक्षक का भी हो रहा है, दोनों ध्यान रखने हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण में संस्था में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। फिर बात की यदि मैंने कि सकारात्मकता की बात हो रही है तो वातावरण किस प्रकार का होगा सकारात्मक ही होगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। परामर्शदाता, जब आप प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं तब उसके अंदर परामर्शदाता की भूमिका क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट हो जाती है। केवल आपको काम करना है, प्रजातांत्रिक रूप से काम करना है,
एक आपका नेतृत्वकर्ता होगा, जो नेतृत्व शैलियों के अंदर जो नेतृत्वकर्ता होगा वो क्या करेगा, आपको परामर्शदाता के रूप में काम करेगा, जिससे श्रेष्ठ नेतृत्व का क्या होता है, विकास होता है। परामर्शदाता के रूप में जब भी काम होता है तो उसके अंदर आपका क्या होता है, श्रेष्ठ नेतृत्व का विकास होता है। वो नेतृत्व वाली बात इसके अंदर आ गई, किसके अंदर, पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही वो बात आती है। फिर देखते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीक पर आधारित होता है, इस कारण यह रचनात्मक होता है। आधुनिक तकनीक पर, यानी जो भी तकनीक, नई तकनीक है उनके अंदर, मतलब जो रचनात्मक इस कारण से है कि उसकी रचना ही तो की गई है। जब आधुनिक तकनीक हमारे सामने आती है तो उसके अंदर मौलिकता होती है, उसके अंदर रचनात्मकता होती है। रचनात्मक, जब हम दिमाग हमारा रचनात्मक होगा तभी हम नई चीजों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तभी हम आधुनिक चीजों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, या उनका निर्माण, आधुनिक चीजों का निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक चीजों का निर्माण करेंगे तो उनका उपयोग भी होता है, और शैक्षिक पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीक पर आधारित होता है। इस कारण से क्या होता है, रचनात्मक भी होता है। क्या चीज है, पर्यवेक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे, ये चीजें ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी विशेषताओं से संबंधित हो गई है। फिर बात करते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र। इसके क्षेत्र क्या है, जब भी पर्यवेक्षण के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो एक प्रकार से दोनों चीजों में आती है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कमी निकालना। जब भी हम किसी पर्यवेक्षण करने जा रहे हैं, किसी विद्यालय या संस्था का जब हम पर्यवेक्षण करने जाते हैं तो हम उसके अंदर क्षेत्र देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं निदानात्मक रूप में, निदानात्मक रूप में मतलब कि उसके अंदर क्या कमियां हैं उनको उजागर किया जाता है एक प्रकार से। ये चीजें देखो, एक बार का एक देखो, इसके अंदर निदानात्मक भूमिका के रूप में पर्यवेक्षण करना है आपको, निदानात्मक भूमिका रूप में। तो ये क्षेत्र माने गए हैं, दो क्षेत्र हैं, एक तो निदानात्मक भूमिका के रूप में और दूसरा है उपचारात्मक भूमिका के रूप में। तो निदानात्मक भूमिका के रूप में बात की जाए तो इसके अंदर कक्षा कक्ष शिक्षण, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाने वाले कार्य व शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों का क्या किया जाता है, अवलोकन या पर्यवेक्षण किया जाता है। तो आपको अंदर उसको देखना है, उनके कार्यों की जांच करनी है, एक प्रकार से कार्यों की क्या करनी है, जांच करनी है, उनके अंदर जो कमियां हैं उनको देखना है आपको। तो ये आ जाएगा आपका निदानात्मक रूप में। बात की जाए उपचारात्मक रूप भूमिका के रूप में, तो इसके अंतर्गत शैक्षिक पर्यवेक्षक द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। अब आपने पता लगा लिया कि इसके अंदर कमी क्या है, पहले निदानात्मक रूप में आपको पता लगाना है, उनकी कमियों को पता लगाना है, फिर आपको उसका उपचार भी बताना है। केवल ये नहीं करना है कि आप केवल उसका निदानात्मक भूमिका के रूप में तो काम कर लिया, फिर आप उपचारात्मक भूमिका के रूप में काम नहीं करो। तो आपको साथ साथ के अंदर आपको उपचारात्मक भूमिका के रूप में भी काम करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले निदान करना है, फिर उपचार करना है। तो मार्गदर्शन किया जाता है, शिक्षा व शिक्षकों से संबंधित आने वाली कठिनाइयों एवं त्रुटियों को दूर किया जाता है। किसको दूर किया जाता है, कठिनाइयों एवं त्रुटियों को। और कठिनाइयां एवं त्रुटियां किससे पता चलती है, तो निदान से पता चलती है, यानी निदानात्मक भूमिका के रूप में पता चलती है। तथा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का विकास किया जाता है। विकास किसका किया जाता है, यहाँ पे शिक्षकों का विकास किया जाता है। तो ये आपके क्षेत्र आ गए। तो क्षेत्र दो प्रकार के हैं इसके अंदर, एक निदानात्मक और एक उपचारात्मक भूमिका के रूप में। दोनों भूमिकाओं के रूप में आपको पहले आपको क्या करना है, उनका कमियों एवं त्रुटियों का पता लगाना है, उनका अवलोकन करना है, उनकी जांच करनी है, और अगर उसके अंदर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है या उसके अंदर किसी प्रकार का सुधार किया जाता है तो वो उपचारात्मक भूमिका के रूप में भी काम करता है, यानी उनको मार्गदर्शन प्रदान भी करने का काम करता है। कौन करता है, आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण करता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो, फिर शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है, किसके, शैक्षिक पर्यवेक्षण के। विद्यालय के संसाधनों को प्रभावी अध्यापन एवं अधिगम की प्रवृत्तियों में लगाना। जो विद्यालय के संसाधन हैं को उनको क्या करना है, जो भी आपके संसाधन, मैं कह सकता हूं कि खेल के मैदान भी एक संसाधन के रूप में आते हैं, लाइब्रेरी भी एक संसाधन के रूप में आती है, शिक्षण जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां, जो शिक्षण सामग्रियां हैं वो भी क्या आती है, संसाधन के रूप में आती है। इन सारे संसाधनों को, संसाधन चाहे मानवीय संसाधन हो, शिक्षक हो, प्रधानाचार्य हो, छात्र हो, इनको सबको क्या लगाना है, आपको प्रभावी अध्यापन एवं शिक्षण अधिगम की प्रवृत्तियों में लगाना है। तो यानी एक प्रकार से बालक का और शिक्षक का विकास करना ही इसका मूल उद्देश्य माना जाता है। ठीक है। फिर है शिक्षकों को विद्यालय से अपेक्षाओं से परिचित करना। शिक्षकों को विद्यालय से अपेक्षाओं से परिचित कराना। तो विद्यालय से क्या अपेक्षाएं हैं, विद्यालय से क्या अपेक्षाएं की जाती है बच्चों द्वारा, या फिर कह सकते हैं अभिभावकों द्वारा या समाज द्वारा, तो वो शिक्षकों को परिचित करवाना, यानी शिक्षकों को बताना है कि विद्यालय से क्या क्या अपेक्षाएं हैं। तो ये उद्देश्य भी अपने सामने आ जाएगा। यानी जब विद्यालय एवं जब समाज या छात्र
या अभिभावक विद्यालय से अपेक्षाएं करते हैं कि हमारा बच्चा क्या है, बढ़िया पढ़े लिखे और वो चीजें हो जाती है, लेकिन उन चीजों को शिक्षकों को परिचित भी करवाना है कि ये विद्यालय से उम्मीद इस प्रकार के लगाए बैठे और इनके ऊपर हमें खरा भी उतरना पड़ेगा, वो चीजें आ जाती है। फिर है मानवीय संबंध स्थापित करना। मानवीय संबंध तो हो ही जाएगा, जो मानवीय संसाधन है शिक्षक छात्र के रूप में बीच में क्या करना है, आपको मानवीय संबंध भी स्थापित करना पड़ेगा। फिर है शिक्षकों की कार्य की क्षमताओं एवं योग्यताओं में क्या करना है, वृद्धि करना है। जो कार्य की क्षमता है और उनके अंदर जो योग्यता है उनके अंदर वृद्धि करना है। ये बात ही पर्यवेक्षण क्या कर रहा है, लगातार सुधार की बात कर रहा है, गतिशील है ये, तो इसके अंदर सुधार तो होने होंगे, तो और उनके अंदर क्या की जानी है, वृद्धि करनी है। तो ये एक प्रकार से स्थिर नहीं है, तो स्थिर नहीं है तो आपके अंदर जो कार्य की क्षमता है वो स्थिर कभी नहीं हो सकती, आपके अंदर जो योग्यता है वो कभी स्थिर नहीं हो सकती, उनके अंदर आपको लगातार क्या करनी है, वृद्धि करते जाने हैं। फिर है शिक्षकों में सहयोग की भावना का विकास करना। किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो मतलब बात ही की जा रही है ये प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। तो सहयोग की भावना क्या हो जाएगी, अपने आप यहां पर विकसित हो जाएगी। छात्रों की समस्याओं का निदान करना। तो छात्रों की समस्याएं हैं उनका निदान करना, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, उनका क्या करना है, आपको पता लगाना है। फिर अधिगम संबंधी चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करना। छात्रों को तैयार करना है, जो अधिगम के अंदर जो चुनौतियां आ रही है उनसे संबंधी आपको छात्रों को क्या करना है, तैयार करना है और उनका उपचार भी बताना है और उनको तैयार करना है एक प्रकार से। तो ये सारी की सारी किसमें आ जाएंगे, आपके उद्देश्य से संबंधित चीजें आ जाएगी। फिर बात करते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार, तो ये प्रकार कौन कौन से, ये बात करी जाए तो भूमिका के रूप में, भूमिका के आधार पर है ये कि इनकी क्या भूमिका होती है क्या नहीं होती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण। यहाँ पे निरीक्षणात्मक है, निरीक्षण शब्द साथ में जुड़ा हुआ है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और क्या है, पर्यवेक्षण है। तो निरीक्षण तो एक प्रकार से नकारात्मक होता है, आपको पता है, लेकिन निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण भी होता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको पहले तो उसका निरीक्षण किया ही तो जाता है। जब आप निरीक्षण करोगे ही नहीं तो पर्यवेक्षण होगा किस प्रकार से, जब आप उसका निदान ही नहीं ढूंढोगे तो उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। आप सीधे तो है नहीं कि सीधा आप उसका उपचार कर दोगे, तो आपको पहले क्या करना है, आपका उसको निरीक्षण करना है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही आ जाता है वो चीजें। तो निरीक्षण फिर पर्यवेक्षण, पहले उसका निदान यानी कि उसका रोग क्या है एक प्रकार से कह सकते हैं, या उसके अंदर कमियां क्या है, उसके अंदर त्रुटियां क्या है, वो पता तो चले, उसके बाद में क्या कर सकते हो, आप उसका उपचार कर सकते हो। इस पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ये देखो, ये जो पर्यवेक्षण किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो इस पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल क्या है, केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। इसमें अधिकारी का दृष्टिकोण छिद्रान्वेषी होता है, यानी एक कमी निकालने वाला होता है। जो कमी निकालने वाला वो क्या कहलाता है, आपका छिद्रान्वेषी कहलाता है। जो अधिकारी का दृष्टिकोण, जो आपका अधिकारी जो पर्यवेक्षण करने आया है और निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण करने आता है, उसके अंदर केवल क्या करता है, वो आपको त्रुटियों का पता लगाता है और उसका दृष्टिकोण है वो छिद्रान्वेषी होता है। यह आधिकारिक पर्यवेक्षण भी कहलाता है। आधिकारिक पर्यवेक्षण यानी एक प्रकार से आधिकारिक यानी व्यक्ति एक ही होता है, वही क्या करता है, नियंत्रण रखता है एक प्रकार से, यानी वो आता है और वो उसकी ही चलती है एक प्रकार से कह सकते हैं। आधिकारिक पर्यवेक्षण का मतलब जो अधिकारी आता है केवल उसी की चलती है और वो केवल वही देखता है, वो किसी से परामर्श नहीं लेता है किसी प्रकार से। तो ये चीजें हो जाएगी, के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण अधिकारी को सर्वज्ञाता माना जाता है। जो अधिकारी जो सर्वे करने आता है, जो पर्यवेक्षण करने आता है, उसको सब कुछ मान लिया जाता है, यानी यही सब कुछ जानता है, इनके अलावा किसी से परामर्श नहीं लेगा। परामर्श इसलिए नहीं लेगा क्योंकि इसका नाम ही क्या है, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण है, क्योंकि निरीक्षण से जुड़ा हुआ है, इस कारण से। इसमें निर्देश व नियमों पर अधिक बल दिया जाता है, यानी इसके अंदर नियम काम करते हैं, नियम व निर्देश काम करते हैं, उसी आधार पर सफलता को आंका जाता है, उसी आधार पर सफलता को आंका जाता है। शिक्षकों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। नकारात्मक दृष्टिकोण कौन रखता है, ये पर्यवेक्षण निरीक्षणात्मक, यानी कि आप केवल और केवल कमियां ही निकालोगे तो दृष्टिकोण किस प्रकार का होगा, आपका नकारात्मक होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, पर्यवेक्षण तो क्या होता है आपका सकारात्मक होता है, लेकिन यहां पे निरीक्षण शब्द साथ में जुड़ गया है, इस कारण से ये कौन सा आ गया, आपका नकारात्मक आ गया है। और इसी कारण इसकी सर्वाधिक आलोचना होती है। आलोचना अपने आप होगी क्योंकि ये नकारात्मक है, इस कारण से इसकी आलोचना होती है। बात करें फिर नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, यह भी किसी न किसी प्रकार से निरीक्षणात्मक से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी फर्क क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको। उसके अंदर तो अधिकारी सर्वज्ञाता होता है, वो सारी चीजें, नकारात्मक होता है वो सारी चीजें आ जाएगी, अधिकारी को होता है त्रुटियों का पता लगाना होता है, वो सारी चीज। इसके अंदर क्या है, इसे निरोधात्मक पर्यवेक्षण भी कहा जाता है, ठीक है। इस पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण आलोचनात्मक न होकर सुधारात्मक होता है, यानी आप
सुधार बताओगे कि इसके अंदर क्या सुधार किया जा सकता है, ये चीजें आप बताओगे। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल आलोचना नहीं करना हो, यानी उसके अंदर सुधार क्या क्या किया जाना है वो बता देना है। यानी कि आप उसका कमी तो निकालोगे, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण के अंदर आप कमी तो निकालोगे, लेकिन कमी न बताकर आप उसको कहोगे कि आप इसके अंदर ये सुधार कर सकते हो। आप केवल डायरेक्ट ये नहीं बताओगे आपके अंदर ये कमी है, ये न बताकर आप ये बताओगे कि आपको इसके अंदर ये सुधार कर सकते हो। तो यहां पर आलोचना नहीं की जा रही है, आप उसको सुधार करने की प्रक्रिया बता रहे हो कि इसके अंदर आप सुधार कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये सुधारात्मक होता है, इस कारण इसे सुधारात्मक पर्यवेक्षण भी कहा जाता है। यह पर्यवेक्षण शिक्षकों की समस्याओं को समझकर उनमें सुधार भी करता है। क्या करता है? सुधार भी, यानी कि शिक्षकों की समस्या है उनको समझता है, यानी कि उनकी समस्याओं को एक मतलब इसे उजागर नहीं करता है, उजागर न करके उनके अंदर क्या करता है? सुधार करता है। वो कौन सा है? नियंत्रणात्मक। अर्थात इसमें पर्यवेक्षक शिक्षकों एवं छात्रों की समस्याओं का निराकरण करके परिस्थितियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि एक प्रकार से निराकरण भी साथ में करने का काम करता है और परिस्थितियों का क्या करता है? नियंत्रित करता है। यहाँ पर केवल और केवल आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं होता, यहाँ पर सुधारात्मक दृष्टिकोण काम में आता है। किसमें? नियंत्रणात्मक दृष्टि पर्यवेक्षण में, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत। फिर बात करते हैं आपने अपने प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसके अंतर्गत? पर्यवेक्षण के। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्यवेक्षण मुख्य रूप से वो कहलाता है जो आपका वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। इसी कारण से प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण सबसे बढ़िया माना गया है। तो इस बढ़िया क्यों माना गया? ये देखो, इसे सहयोगी पर्यवेक्षण भी कहा जाता है, प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण में समन्वय की भावना पाई जाती है। यानी कि एक प्रकार से जो पर्यवेक्षण करता है और जो शिक्षक है जिसके अंदर आप त्रुटियां निकाल रहे हो, उनके अंदर एक प्रकार से समन्वय की भावना काम करती है। क्या कमी रहेगी, क्यों रहेगी, वो सारी चीजें आपके परामर्श, मतलब एक प्रकार से परामर्श होता है, साथ साथ के अंदर चर्चा होती है। केवल ये नहीं है कि आपने देख लिया हाँ ये कमी है तो ये कमी है भाई, ये नहीं करना। आपको साथ साथ के अंदर बातें करना है। समन्वय जो मेलजोल है वो साथ साथ के अंदर रखना है, वो उसके अंदर प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण होता है। इस पर्यवेक्षण में प्रधानाचार्य, शिक्षक, विषय विशेषज्ञ आदि सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यानी कि जो भी कमियां रह गई है, जो भी त्रुटियां रह गई है, उनका कारण क्या है, उनके बारे में एक प्रकार से क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, उन सारी चीजों के अंदर बातें करते हैं एवं योजना के अनुसार समस्याओं का निराकरण करते हैं। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, इस कारण इसमें प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नए तो क्या है? निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण और नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया जाता है? यानी एक प्रकार से सबसे सहयोग की भावना काम करती है, यानी सब मिलजुल कर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके अंदर कमियां रह गई है और बाद में उनका पता लगाते हैं और उनका क्या किया जाता है? निराकरण किया जाता है। तो ये आ गया आपका प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। आपको ये भी पता है जो पर्यवेक्षण है वो वैज्ञानिक भी है। अब क्यों है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। यह आधुनिक पर्यवेक्षण है। वैज्ञानिक क्या कहलाता है? आधुनिक पर्यवेक्षण कहलाता है। जब हम नवीन तकनीकों का उपयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? आपका आधुनिक पर्यवेक्षण, और वो विज्ञान से संबंधित होगी और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। किस सिद्धांतों पर आधारित है? वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह पर्यवेक्षण क्रमबद्धता, विश्वसनीयता एवं वैधता लिए होते हैं। तो अपने आप में बात आ गई, जब भी आपकी बात आएगी, वैधता की बात आएगी, विश्वसनीयता की बात आएगी, क्रमबद्धता की बात आएगी, तो उसके अंदर आपका वैज्ञानिक पर्यवेक्षण काम करेगा। इसमें प्रमुख 4 आधार बताए गए हैं। कितने आधार बताए गए हैं? 4 आधार बताए गए हैं। पहला है लचीलापन। लचीलापन, जब भी आप वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की बात करेंगे तो लचीलापन होगा, यानी काम करने की थोड़ी सी आजादी होती है, वो होती है। फिर है नियोजन, एक जो प्लानिंग होती है उसके बारे में। वस्तुनिष्ठता, यहाँ पे वस्तुनिष्ठता यानी छोटे छोटे जो चीजें होते हैं, पार्ट है, उनके अंदर काम किया जाता है। फिर है मूल्यांकन, सबसे अंत में क्या किया जाता है? मूल्यांकन। तो 4 आधार बताए गए हैं और चारों आधार कौन कौन से हैं? लचीलापन है, नियोजन है, वस्तुनिष्ठता है और सबसे अंत में आपका मूल्यांकन आ जाएगा। तो मूल्यांकन भी आवश्यक है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण क्या करता है? यानी कि सबसे खरा उतरने के लिए लास्ट में क्या करता है? आपका मूल्यांकन भी करता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लचीलापन होता है, काम करने की थोड़ी सी आजादी होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको नियंत्रणात्मक अलग चीजें, यानी कि जो निर्देश दे दिया गया उसी आधार पर नहीं चलना है। आपको लचीलापन, यानी कि जो काम अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अगर दूसरा काम भी हमें कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार से जो दूसरा तरीका है वो भी अपना सकते हैं। फिर एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग के तहत काम किया जाता है, प्लानिंग बनाई जाती है। और वस्तुनिष्ठता होती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर भी हम काम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को वस्तुनिष्ठता, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं
वस्तुनिष्ठता का अर्थ ये होता है कि जो छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनके अंदर काम करना होता है। फिर बात करते हैं मूल्यांकन, और सबसे अंत में मूल्यांकन होता है, क्योंकि ये विश्वसनीय बनाने के लिए सबसे अंत में क्या किया जाता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है। और ये क्या कहलाती है, एक प्रकार से क्रमबद्धता भी कहलाती है एक प्रकार से। फिर बात करते हैं रचनात्मक दृष्टिकोण, रचनात्मक पर्यवेक्षण। रचनात्मक पर्यवेक्षण क्या होता है, और रचनात्मक पर्यवेक्षण और प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण में थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी बात करेंगे अपने। यह पर्यवेक्षण उत्तम पर्यवेक्षण माना जाता है, उत्तम। यह पर्यवेक्षण व्यक्तिक मौलिकता एवं सृजनात्मकता के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। व्यक्तिक मौलिकता एवं सृजनात्मकता, कौन, रचनात्मक पर्यवेक्षण है जो मौलिकता एवं सृजनात्मकता के विकास के आधार प्रस्तुत करता है। इसमें पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसके अंदर पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहां पर केवल, यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, यानी कि समय नहीं है कि इतने समय में आपको ये करना ही, इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती। यहां पर आपको करने का मौका दिया जाता है, पूरा अवसर दिया जाता है कि आपको ये करना है, चाहे टाइम कितना ही लगे। आपका दिमाग किस प्रकार से काम करता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। योग्यता को विकसित किया जाता है, योग्यता को यहां पर क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। यह पर्यवेक्षण मानता है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई श्रेष्ठ गुण पाया जाता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई श्रेष्ठ गुण पाया जाता है, ये मौलिकता का सिद्धांत ही कहता है, ये बात ध्यान रखनी है। इस पर्यवेक्षण में कर्मचारियों को अपनी सृजनात्मक शक्ति को दिखाने का मौका मिलता है। सृजनात्मक शक्ति को दिखाने का मौका किसमें मिलता है, तो आपको रचनात्मक पर्यवेक्षण में मिलता है। यह पर्यवेक्षण रचनात्मकता की सराहना करता है। क्या करता है, जो भी हमने बढ़िया काम किया है, मौलिक काम किया है, उसकी क्या करेगा, ये सराहना भी साथ साथ में करेगा, जिससे छात्र एवं शिक्षक में रचनात्मक शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। किसके अंदर, छात्र एवं शिक्षकों के अंदर होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, रचनात्मक जो पर्यवेक्षण है क्या कहता है कि आपके अंदर दिमाग में जो भी कुछ चीजें चल रही है, उसके अंदर आप कोई बढ़िया काम कर सकते हो तो वो करके दिखाइए। चाहे इसके अंदर समय की कोई भी टेंशन नहीं होती है, यानी कि कम समय नहीं दिया जाता आपको, ज्यादा समय, अगर जितना समय आप लेना चाहो उतना समय दिया जाता है, या कह सकते हैं कि आपको प्राप्त मौके मिलते हैं। और इससे आपको क्या मिलेगी, अगर आपने काम बढ़िया किया है तो आपको, आपकी सराहना भी की जाएगी, और आपकी जो शक्तियां, रचनात्मक शक्तियां हैं, उनका भी क्या होता है, आपका साथ साथ के अंदर विकास होता जाता है। तो ये बात कहता है आपका रचनात्मक पर्यवेक्षण कहता है। फिर बात करते हैं कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार। अब शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, वो था भूमिका के आधार पर। यहां पर है जो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है, वहां तो भूमिका थी कि भूमिका किस प्रकार की, आपको निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण करना है, आपको प्रजातांत्रिक करना है, यहाँ पे नियंत्रणात्मक करना है, रचनात्मक करना है, वैज्ञानिक, यानी भूमिका दी जाती है एक प्रकार से। जो पर्यवेक्षण करता है उसको क्या दी जाती है, भूमिका दी जाती है कि आपको इस प्रकार से जाके आपको पर्यवेक्षण करना है, तो उसी हिसाब से जाकर वो पर्यवेक्षण करता है। लेकिन अगर बात की जाए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, अब पर्यवेक्षण करने जाते हैं संस्था या किसी विद्यालय के अंदर, व्यक्ति वहां पर कितने होंगे, एक व्यक्ति होगा या उसका पैनल होगा साथ में, यानी कि एक समूह साथ में जाएगा, या फिर एक व्यक्ति होगा। तो सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर तो किया जाए तो व्यक्तिगत पर्यवेक्षण की बात की जाती है। व्यक्तिगत पर्यवेक्षण का मतलब होता है केवल एक ही व्यक्ति करता है। यह पर्यवेक्षण संस्था के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो संस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो प्रधानाचार्य होता है। और प्रधानाचार्य क्या करता है, अपने जो विद्यालय है, अपनी संस्था का क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। तो इसमें यह पर्यवेक्षण विद्यालय में यह प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। यह पर्यवेक्षण एकल निरीक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यानी अकेला व्यक्ति करेगा, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वज्ञाता के रूप में वह काम करता है, तो वह अकेला व्यक्ति काम करेगा, तो एकल सिद्धांत पर आधारित होता है। यह व्यक्तिक कमियों को दूर करता है, यानी व्यक्ति कमियों को क्या करता है, दूर करता है। यह पर्यवेक्षण सरल व सस्ता माना जाता है, सस्ता अपने आप हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है वही पर्यवेक्षण कर रहा है, तो इसके अंदर किसी प्रकार का खर्च नहीं होता। तो यह सबसे सस्ता है और एकल निरीक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। फिर आता है पैनल पर्यवेक्षण। पैनल पर्यवेक्षण, यह पर्यवेक्षण अनेक विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, यानी जब भी अगर संस्था व विद्यालय की बात की जाती है तो अनेक व्यक्ति क्या आ जाते हैं, उसके अंदर विषय विशेषज्ञ आ जाते हैं उस पैनल के अंदर, और वे मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार से पर्यवेक्षण करते हैं। और यह पर्यवेक्षण बड़े विद्यालयों या संस्था में किए जाते हैं, यानी बड़े विद्यालय होते हैं या संस्थाएं होती हैं उनके अंदर किए जाते हैं, क्योंकि एकल व्यक्ति उसके अंदर पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि हर विषय के बारे में, हर चीजों के बारे में उसको जानकारी नहीं हो सकती। इस कारण से अलग अलग विषय विशेषज्ञ उसके अंदर आते हैं, और अलग अलग विषय विशेषज्ञ है जो उनको काम दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र के अंदर पर्यवेक्षण करोगे, आप इस क्षेत्र के अंदर पर्यवेक्षण करोगे, तो वो सारा के सारे जब मिलकर करते हैं तो वो पैनल पर्यवेक्षण कहलाता है। तो ये व्यक्तियों की संख्या के आधार पर हो जाएगा, वो हो जाएगा भूमिका के आधार पर। वो भूमिका किस प्रकार से दी जाती है, आप रचनात्मक दृष्टिकोण रखोगे, आप प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण रखोगे, आप निरीक्षणात्मक दृष्टिकोण रखोगे, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखोगे, तो वो एक भूमिका तय की जाती है, उसके आधार पर होगा, और ये व्यक्तियों की संख्या के आधार पर है।
ये चीज हो जाती है। फिर बात करते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण की विधियां। ये विधियां किस प्रकार की है? पूर्व स्वीकृति, ये विधियां शैक्षिक पर्यवेक्षण की किस प्रकार से की जाती है? इस विधि में कार्य करने से पूर्व अपने उच्च अधिकारियों को स्वीकृति लेनी पड़ती है। यानी पूर्व स्वीकृति का मतलब यही होता है कि सबसे पहले उस काम को करने जाते हैं तो उससे पहले क्या ली जाती है? स्वीकृति ली जाती है। फिर बात करते हैं सेवा तथा कार्यों का मानकीकरण। इस विधि में उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के मानकों का निर्धारण कर लिया जाता है और उन्हीं मानकों के हिसाब से उनकी जांच की जाती है। मानकीकरण किया जाता है, एक प्रकार से उनको चुन लिया जाता है, चिन्हित कर लिया जाता है और उन्हीं के हिसाब से क्या किया जाता है? उनका जो आपका पर्यवेक्षण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है। वो सारी चीज हो जाएगी सेवा तथा कार्यों का मानकीकरण। फिर है कार्य बजट। इस विधि में उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य का बजट निश्चित कर दिया जाता है और अधीनस्थ अधिकारी उसी बजट में कार्य करते हैं। यानी कि जो कार्य बजट जो निर्धारित कर दिया जाता है उसी के अंदर आपको काम करना है। यानी कि कह सकते हैं कि उससे बाहर आपको काम नहीं करना, जो कार्य बजट तय कर दिया गया उसी के अनुसार काम करना है आपको। फिर बात करते हैं कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति। तो संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शीर्ष नेतृत्व या प्रबंधकारियों से क्या लेनी पड़ती है? आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है। ये तो हो गई नियुक्ति से संबंधित। फिर है प्रतिवेदन। इस विधि में रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट तैयार करना। तो आपको रिपोर्ट तैयार करके किसको अवगत कराना होता है? उच्च अधिकारियों को अवगत कराना होता है। तो ये आपकी विधियों से संबंधित चीजें हैं। फिर है निरीक्षण। इस विधि में कार्य नियमों व मानकों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। निरीक्षण का अर्थ ये होता है, ठीक है, जो नियम से संबंधित होता है, नियम व मानकों के हिसाब से हो रहा है नहीं, इसका पता लगाया जाता है। यह पर्यवेक्षण की प्राचीनतम विधि है। निरीक्षण क्या कहलाती है? प्राचीनतम विधि। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो नियमों पर या सूत्रों पर चलते हैं वो सारे के सारे प्राचीन संबंधित है, और नियमों और सूत्रों पर चलने वाली विधि भी कौन सी कहलाती है? निरीक्षण विधि कहलाती है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण की विधियां आपके पास आ गई। ये 6 विधियां किस प्रकार से काम करती है। फिर है शैक्षिक निरीक्षण। अब इसके अंदर देखो, मैंने बताया था कि जो आपका पर्यवेक्षण है वो तो है आपका सकारात्मक, लेकिन जो निरीक्षण है वो किस प्रकार का? वो निरीक्षण आपका हो जाएगा नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि यह केवल और केवल किस प्रकार काम करता है? यह त्रुटियों को देखने का काम करता है। जो भी अच्छी चीजें हैं उनको तो क्या करता है? इग्नोर करता है। जो भी इंसान के अंदर अच्छी चीजें हैं उनको तो इग्नोर करेगा, साइड में रख देगा कि हाँ इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। लेकिन जो भी गलत चीजें या भी जो भी कमियां उसके अंदर नजर आ रही है, जो भी त्रुटियां उसके अंदर नजर आ रही है, उनको क्या करेगा? वो उजागर करने का काम करेगा शैक्षिक निरीक्षण। या कह सकते हैं कि किसी वस्तु की जांच करना क्या कहलाता है? जांच करना या अवलोकन करना ही निरीक्षण कहलाता है। यानी केवल और केवल आप यहाँ पे जांच करोगे, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यों का अवलोकन करना ही क्या कहलाता है? शैक्षिक निरीक्षण कहलाता है। शैक्षिक कार्यों का अवलोकन यानी एक प्रकार से जांच ही तो है ये, और क्या है? शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित परीक्षण और औपचारिक मूल्यांकन से लिया जाता है। यहाँ पे ये औपचारिकता की बात करता है। और प्रजातांत्रिक जो अपने कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण है वो औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूप में पाया जाता है। ये केवल और केवल औपचारिक नहीं होता, लेकिन जो निरीक्षण है वो किस प्रकार का होता है? औपचारिक होता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो भी नकारात्मक दृष्टिकोण होगा वो किसका होगा? निरीक्षण का होगा। जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण होगा वो किसका होगा? पर्यवेक्षण का होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि इसका व्यापक अर्थ शैक्षिक संस्थाओं के निरीक्षण से होता है, जिसमें अधिकृत व्यक्ति विद्यालय में आयोजित होने वाली क्रियाओं स्थिति की सूचना सरकार तक पहुंचाता है। यानी कि उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्थिति है विद्यालय की, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो किस तक पहुंचाता है? सरकार तक सूचना पहुंचाता है कि इस प्रकार का काम हो रहा है, इस प्रकार का नहीं। वह किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता है। निरीक्षण करता क्या नहीं करता? सहयोग किसी प्रकार का नहीं करता, किसी प्रकार की परामर्श नहीं लेता है, या किसी प्रकार का उपचार से संबंधित कोई भी चीज भूमिका नहीं निभाता है। फिर बात करते हैं डॉक्टर मुखर्जी क्या कहते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक या प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को शैक्षिक निरीक्षण कहा जाता है। एक प्रकार से मूल्यांकन निरीक्षण करना ही तो कहलाता है, उपचार तो बाद की बात होती है। बर्टन एवं बार निरीक्षण एक प्रक्रिया है जो एक आधार प्रस्तुत करती है, जिस पर शिक्षण की उन्नति के लिए सभी कार्यक्रम आधारित किए जाते हैं। यानी एक प्रकार से इसके अंदर कमियों को निकाला जाता है, उसके बाद में बाद की बातें तो बाद में है, लेकिन उससे पहले कौन से काम किए जाते हैं, उनके अंदर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको उजागर करने का काम करता है। और कह सकते हैं कि जो आधार प्रस्तुत करती है, आधार प्रस्तुत यानी कि उनको अगर कमियों को उजागर करोगे तो तभी तो क्या होगा? एक आधार बनेगा। उसके बाद में जिस पर यानी कि उस कमियों पर ही क्या टिका होता है? उस शिक्षण की उन्नति टिकी होती है उन कमियों पर। मतलब एक प्रकार उन कमियों को दूर कैसे किया जाए वो तो बाद की बात है, और उस पर ही क्या टिकी होती है? उसकी उन्नति टिकी होती है, और सभी कार्यक्रम आधारित किए जाते हैं उसके ऊपर। फिर बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को क्या कहता है कि निरीक्षणकर्ता जब कार्य करता है तो वह इस दौरान शिक्षाविदों व अन्य अधिकारियों से संबंध स्थापित करता है,
जो शिक्षा में रुचि लेते हैं, क्या लेते हैं, शिक्षा में रुचि लेते हैं, वह शैक्षिक सभाओं में भाग लेते हैं और जिले की शैक्षिक समस्याओं के प्रति समय को जागरूक करता है। यहाँ पर केवल और केवल समस्याओं के प्रति जागरूकता की बात हो रही है, किसी भी प्रकार की उपचारात्मकता की बात, यहाँ पर समस्याओं के निदान के बारे में किसी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, समस्याओं के उपचार के बारे में किसी की बात नहीं हो रही है। अब देखते हैं आपने शैक्षिक निरीक्षण के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो अच्छे ही होंगे, उद्देश्य यहाँ पे नकारात्मकता नहीं होगी, नकारात्मक नहीं होंगे। अब देखो, ये देखो कि विद्यालय की प्रगति करना इसके उद्देश्य कहलाएंगे। ये ध्यान रखना, उद्देश्य अच्छे ही होते हैं, उद्देश्य मतलब गलत कभी नहीं हो सकते। विद्यालय प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार करना, ठीक है। नए विद्यालयों को क्या देना? मान्यता देना। निरीक्षणकर्ता क्या करते हैं? जब भी विद्यालयों को मान्यता देने जाते हैं तो एक निरीक्षण करके आते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उनको उजागर करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें क्या कहलाती है? निरीक्षण कहलाती है। तो मान्यता भी देना इनका उद्देश्य होता है। कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना पैदा करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करना यहाँ का निरीक्षण ही कहलाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो कि शैक्षिक निरीक्षण की विशेषताएं। नैतिकता की भावना का विकास होता है, नैतिकता की भावना का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है, विद्यालय में समय पर सूचना प्रदान की जाती है, और यह विद्यालय में शिक्षकों की कमियों को उजागर करता है। ये बात तो आपको पता ही है। और शिक्षकों एवं छात्रों में अनुशासनात्मक वृद्धि करता है। जब आपके अंदर कमियों को उजागर किया जाएगा तो अनुशासनात्मक वृद्धि होगी। शिक्षकों में कमियों को उजागर करता ही है, और समय पर सूचना प्रदान की जाती है। सहयोग की भावना अपने आप में विकसित होगी जब आप उसके अंदर कमियों को निकालोगे तो, ठीक है, त्रुटियों को। फिर नैतिकता की भावना का विकास, ये दोनों चीजें क्या हो जाती है? आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर देखो आगे, शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र किस किस के क्षेत्र में काम करते हैं? विद्यालय की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, ये भी पता लगाना, मतलब किस क्षेत्र में आप निरीक्षण कर सकते हो। तो विद्यालय की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, उसके बारे में पता लगाने में क्या कहलाता है? शैक्षिक निरीक्षण। विद्यालय की शैक्षिक स्थिति किस प्रकार की है, इसका पता लगाना। शिक्षक का आचरण किस प्रकार का, इसका पता लगाना। विद्यालय का अनुशासन किस प्रकार का, इसका पता लगाना। तो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर पता लगा सकते हैं। तो किन किन क्षेत्रों के अंदर वो पता लगा सकते हैं? तो विद्यालय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं, शैक्षिक स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं, शिक्षक के आचरण के बारे में, विद्यालय के अनुशासन के बारे में, विषय पर शिक्षक का अधिकार किस प्रकार का है उसके बारे में, और विद्यालय की संपूर्ण गुणवत्ता कैसी है उसके बारे में, और योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में। ये सारे के सारे जो शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र होते हैं, जिनके अंदर आपको जाकर निरीक्षण करता देखता है कि ये जो काम है वो किस प्रकार से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इनके बारे में सारे क्षेत्र कहलाएंगे, किसके? शैक्षिक निरीक्षण के। फिर बात करते हैं शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार। इसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। संशोधनात्मक निरीक्षण या निरीक्षणात्मक निरीक्षण। वही बात आ गई जो अपने पर्यवेक्षण की बात की थी, उसी प्रकार से जो अपने संशोधनात्मक निरीक्षण या निरीक्षणात्मक निरीक्षण। इसके अंतर्गत निरीक्षणकर्ता विद्यालय की अच्छी गतिविधियों की ओर ध्यान न देकर, यानी जो भी अच्छी गतिविधियां हो रही है उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। विद्यालय की अन्य गतिविधियों की जांच करके उनमें दोष ढूंढने का काम करते हैं। इसमें निरीक्षक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है। जो उसकी दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है? आलोचनात्मक होती है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की जो अच्छाइयां हैं उसको नजर नहीं आती, केवल और केवल उसको क्या आती है नजर? तो बुराइयां नजर आती है, तो कमियां नजर आती है। तो वो कहलाएगा आपका संशोधनात्मक निरीक्षण या फिर निरीक्षणात्मक निरीक्षण। फिर कह सकते हैं निरोधात्मक निरीक्षण या नियंत्रणात्मक निरीक्षण। इसके अंतर्गत निरीक्षणकर्ता का अनुभवी होना बहुत आवश्यक है। निरीक्षण सकारात्मक व दूरगामी दृष्टि वाला होता है। निरीक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं का आभास पहले से ही कर लेता है और उनकी जानकारी शिक्षकों को दे देता है। यानी उसके अंदर जो निरीक्षक करता है उसका दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है? इसके अंदर सकारात्मक होता है, और खुद वो क्या होता है? अनुभवी होता है। और वो जो कमियां होती है विद्यालय के अंदर वो पहले उसको क्या कर लेता है? आभास कर लेता है। अनुभवी यानी अनुभव का मतलब ये होता है जब आप इसी विद्यालय के अंदर जो निरीक्षण करने जाते हैं, तो निरीक्षण करने जब भी जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि जब व्यक्ति अनुभवी हो जाता है, अनुभवी मतलब जब वो बार बार किन्हीं विद्यालयों में जो जाता है निरीक्षण करने, तो जब
अनुभव प्राप्त करने के बाद जब भी किसी विद्यालय में जाता है तो उससे पहले उसको आभास हो जाता है कि हाँ उसके अंदर ये कमियां हो सकती है, तो वह पहले ही उन चीजों को क्या देता है, पूर्व सूचना प्रदान कर देता है कि आपके विद्यालय के अंदर ये कमियां हो सकती है, मुझे लगता है, तो आप उनको पहले से ही क्या कर लो, ठीक कर लो, जब भी मैं आऊं तो उसके अंदर वो कमियां मुझे नजर न आए। तो ये क्या कहलाता है, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण कहलाएगा। तो ये नियंत्रणात्मक निरीक्षण या निरोधात्मक निरीक्षण कहलाएगा आपका। फिर बात करते हैं अपने रचनात्मक निरीक्षण या फिर सृजनात्मक निरीक्षण। इसके अंतर्गत निरीक्षक शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न प्रयोगों की वह प्रशंसा करता है एवं शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है। तो एक बात ध्यान रखना, निरीक्षण किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करता है। यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं करेगा। जो भी उसने काम किए, जो निरीक्षक है, जो निरीक्षणात्मक निरीक्षण है, उसके अंदर तो किसी प्रकार का वो देखता ही नहीं है कि उसने अच्छे काम किए हैं नहीं किए। और दूसरा आपका नियंत्रणात्मक, उसके अंदर भी ये काम तो नहीं देखता, लेकिन वो पहले ही आभास कर लेता है कि उसने काम के अंदर कमियां कैसी हो सकती है, तो वो आभास करने के बाद उनको बताता है कि इस प्रकार की कमियां हो सकती है और उनको आप दूर कर लेना अपने आप। तो वो खुद परामर्श नहीं देता कि इस प्रकार से आप दूर कर सकते हो, लेकिन वो आभास देता है कि हाँ इसके अंदर आप कमियां हो सकती है, आपको दूर कर लेना। और रचनात्मक तो क्या होती है कि उसके अंदर जो भी अच्छे काम किए होते हैं उनके अंदर वो शाबाशी दे देता है, प्रशंसा कर देता है, लेकिन फिर भी वह किसी प्रकार का परामर्श नहीं देता है। तो शिक्षकों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है। इसके अंतर्गत निरीक्षक शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न प्रयोगों की क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो यही बात इसकी प्रशंसा से संबंधित ये हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि जो निरीक्षण है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। ये ध्यान रखनी चीजें। फिर है शिक्षक निरीक्षण की विधियां। अब विधियां किस प्रकार की होती है, अभी बताया था मैंने, ये पूर्व सूचना के आधार पर, पूर्व सूचना के आधार पर वही होता है जो आपने नियंत्रणात्मक या निरोधात्मक निरीक्षण देखा था, वो चीजें आ जाएगी, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत निरीक्षक द्वारा पहले सूचना दे दी जाती है, अर्थात निरीक्षण की तिथि निर्धारित की जाती है। यानी कि जो निरीक्षण करता है वो पहले क्या दे देता है, विद्यालय को सूचना दे देता है कि मैं निरीक्षण करने आऊंगा, और एक तिथि है वो निर्धारित कर ली जाती है कि इस दिन आऊंगा। इसमें निरीक्षण से पहले ही कर्मचारियों द्वारा विद्यालय से संबंधित पूर्ण तैयारी कर ली जाती है, उसके बाद निरीक्षण किया जाता है। इसमें केवल औपचारिक तौर पर ही क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, जब आपने कह दिया कि मैं इस तारीख को आऊंगा और तैयारियां रखना पूरी, तो औपचारिक हो गया। जब अचानक से आएंगे तो वो औपचारिक नहीं होता, वो अनौपचारिक होता है। औपचारिक वो होता है जिसके अंदर आपने केवल और केवल क्या किया, औपचारिकता पूर्ण की है, इसके अलावा आपको कोई लेना देना वहां यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर पहले सूचना दी जाती है, फिर निरीक्षण किया जाता है। यानी पहले आपको काम के लिए तैयारियों के लिए आपको अवसर दे दिया जाता है। फिर बात करते हैं बिना पूर्व सूचना के आधार पर या आकस्मिक निरीक्षण। इसके अंतर्गत पहले किसी प्रकार की सूचना न देकर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण में विद्यालय की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। वास्तविक स्थिति का किसमें पता लगाया जाता है, जब आप बिना पूर्व सूचना, यानी कि आपने सूचना नहीं दी, अचानक से आपने जाकर निरीक्षण किया, तो उसके अंदर ही आपके विद्यालय की जो वास्तविक स्थिति है उसका पता लगा सकते हो। तो आकस्मिक निरीक्षण के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, यानी रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो पहले तो पूर्व सूचना के आधार पर, और दूसरा आपका आ जाएगा बिना पूर्व सूचना के आधार पर। ये चीजें आ जाएगी आपके किससे संबंधित, ये विधियां हैं किससे संबंधित, निरीक्षण से संबंधित आ जाएगी। अब देखो, अब बात आती है अपने शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर क्या है। यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि जो आपके सामने है अंतर, इसके अंदर पर्यवेक्षण हो चाहे निरीक्षण हो। पर्यवेक्षण मैंने बताया था कि आपका सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, और जो निरीक्षण है वो आपका क्या रखता है, नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। यानी कमियों को ढूंढने का काम कौन करता है, तो आपका निरीक्षण करता है, और उनको सुधारने, कमियों को ढूंढने के साथ साथ सुधारने का काम कौन करता है, तो आपका पर्यवेक्षण करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज देखो, सबसे पहले देखो शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या कहता है कि वास्तविक जानकारी के साथ सुझाव प्रस्तुत करता है। यानी कि वो कमियां भी निकालता है, वास्तविक जानकारी भी देता है कि हाँ ये आपकी वास्तविक स्थिति है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है, सुझाव भी देता है। यह केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करता है, यह केवल और केवल जानकारी बताता है कि आपके अंदर ये कमियां हैं और ये चीजें हैं, तो वो केवल सुझाव प्रदान यहाँ पर नहीं किया जाता है। इसका कार्य शिक्षकों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करना है। यहाँ पर सुधार से संबंधित बातें हो रही है, और इसका कार्य शिक्षकों के क्या करना है, आलोचना करना है। फिर कह रहा हूं सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक ये दोनों चीजें हैं, दोनों साथ साथ चलेगी, पर्यवेक्षण के साथ और निरीक्षण के साथ। इसका स्वरूप व्यापक होता है और इसका स्वरूप संकुचित होता है, बात की थी हमने पहले ही। यह शिक्षाप्रद रूप है, यानी शिक्षा को क्या रखता है, आगे रखता है। यह सत्ताप्रद रूप है,
यानी नियमों पर चलना है, आधिकारिक रूप से चलना है, तो ये सत्ता रूप है। और ये शिक्षा, यानी ये शिक्षा को बढ़ावा देती है और यह एक सत्ता को बढ़ावा देती है, यह नियमों को बढ़ावा देती है। यह लोकतांत्रिक व सहयोगात्मक होता है, यह नियंत्रणात्मक होता है। नियंत्रणात्मक मतलब पर्यवेक्षण होते हैं लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्यों पर के आधार पर होते हैं। नियंत्रणात्मक ये नहीं, मतलब कह सकते हैं कि नियंत्रणात्मक निरीक्षण से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और जो लोकतांत्रिक है, ये सहयोगात्मक है, वो पर्यवेक्षण से संबंधित है। यानी कि वो उसके अंदर आपको जो प्रकार बताए गए वो तो माने जाएंगे, लेकिन वो भूमिका के आधार पर हो जाएंगे, लेकिन जो असल रूप है वो नियंत्रणात्मक किसका है, आपका निरीक्षण का ही माना जाएगा। बात की जाए, यह नेतृत्व के द्वारा ही संभव है, नेतृत्व के द्वारा ही संभव है, और इसमें नेतृत्व का क्या रहता है, अभाव होता है, यह ध्यान रखना है। फिर बात करें आगे कि यह व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है। व्यवहार किस प्रकार का हो, जब परामर्शदाता के रूप में काम करेंगे, जब लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर काम करेंगे, तो व्यवहार किस प्रकार का होगा, आपका मित्रता पूर्वक होगा। ठीक है, यह व्यवहार स्वामित्वपूर्ण यानी कि सर्वज्ञता के रूप में काम करता है, कि मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही त्रुटियां निकालूंगा, बताऊंगा कि किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं करना है, वो स्वामित्वपूर्ण हो जाता है। अनुसंधान के परिणामों पर अधिक बल देता है, अनुसंधान के परिणामों पर क्या देता है, बल देता है। और यहाँ पर सामान्य सिद्धांतों पर बल देता है, यानी जो रटे रटाई सिद्धांत है उनके ऊपर। ये अनुसंधान यानी जो काम किए हैं उनके बाद में जो अनुसंधान किए गए हैं उनके बाद परिणाम जो निकले उन पर जोर देता है। और यह जो सामान्य सिद्धांत जो नियमों पर चले आ रहे हैं आज तक, उन पर जोर देता है। फिर बात करते हैं, यह सामूहिक प्रयास है और यह व्यक्तिनिष्ठ होता है। ये भी हो गया। कुशल तकनीकों का प्रयोग कराने की भावना होती है। कुशल तकनीक जिसके अंदर आपने जो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की बात की थी, यहाँ पर केवल मूल्यांकन करने की भावना होती है, यानी केवल निरीक्षण करना होता है, मूल्यांकन नहीं करना होता है। अधीनस्थों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है और अधीनस्थों को कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। अभिप्रेरित करना और मजबूर करना, इन दोनों में अंतर होता है। अभिप्रेरित करना तो क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, और मजबूर करना क्या होता है, आपका नकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाएगा। फिर बात करें, दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। जब पर्यवेक्षण और निरीक्षण की बात आए तो बस इतना सा अंतर ध्यान में रख लेना, बाकी बातें चीजें आपको बाद में समझ में आ जाएगी पूर्ण रूप से। तो यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द, चिंता किसी बात की हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स भर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके कान खुले हैं और आपके ध्यान थोड़ा सा नोट्स और इस क्लास के ऊपर है, तो यहाँ से क्वेश्चन होने के चांस, गलत होने के चांस तो यहाँ से बिल्कुल नहीं है। तो आपका यहाँ से 2 नंबर मैं पक्के मानता हूं, अगर एक क्वेश्चन आया तो। क्वेश्चन हो सकता है 2 भी आ जाए, लेकिन मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का आएगा। अब देखते हैं कि अपने जो क्वेश्चन आए हुए हैं किस प्रकार के आए हुए हैं और किस प्रकार से आने की संभावना है और किस प्रकार से आपको याद चीजें करनी है वो देखते हैं। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, मैंने उससे ऐसा करने को कहा, यानी पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, यानी किस व्यवहार पर आधारित है पर्यवेक्षण, कि मैंने उससे ऐसा करने को कहा। इसके अंदर रचनात्मक पर्यवेक्षण, निरंकुश पर्यवेक्षण, निवारक पर्यवेक्षण या प्रेरणा पर्यवेक्षण। जब मैंने उसे ऐसा करने को कहा, मैंने उसे ऐसा करने को कहा, क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की रचनात्मक बात हो रही है? जब मैं आपको कहता हूं कि आपको ऐसा करना है, तो मैं आपकी बात सुन रहा हूं क्या? नहीं सुन रहा। क्या मौलिकता दिखाई दे रही है इसके अंदर? सृजनात्मकता दिखाई दे रही है किसी इसके अंदर? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। तो रचनात्मक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रेरणा, मैंने कहा कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो इसके अंदर प्रेरणा दिखाई दे रही है किसी प्रकार की? नहीं दिखाई दे रही। बस इस वाक्य, केवल वाक्य पे ध्यान देना है, इसमें किसी प्रकार की प्रेरणा दिखाई दे रही कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर कोई इसी प्रकार की प्रेरणा नहीं है। ठीक है। निवारक पर्यवेक्षण, मैंने किसी प्रकार कोई समस्या का समाधान बताया इसके अंदर कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, इसके अंदर समस्या का समाधान बताया किसी प्रकार का? नहीं बताया। निरंकुश पर्यवेक्षण, निरंकुश, आपको ऐसा करना ही है, 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो ये आपका निरंकुश पर्यवेक्षण से संबंधित आ जाएगा। न इसमें किसी प्रकार का सहयोग है, न किसी प्रकार का रचनात्मक है, न किसी प्रकार का निवारण किया जा रहा है, न किसी प्रकार की रचना इसके अंदर है, केवल और केवल आदेश दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपका निरंकुश पर्यवेक्षण क्या करेगा, काम करेगा। तो ये कौन सा आ जाएगा, आपका निरंकुश पर्यवेक्षण आ जाएगा। तो ये इसका आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निरंकुश पर्यवेक्षण। फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, ये बात की जा रही है। अब बात करते हैं,
मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक बिल्कुल है, मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक होती है, पर्यवेक्षण की विशेषता बिल्कुल होती है। फिर औपचारिक मात्र, अरे औपचारिक मात्र जब बात आ जाए तो औपचारिकता तो निरीक्षण से संबंधित है, यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साथ में आएगी, मात्र आ गया ना यहाँ पर, औपचारिक मात्र नहीं होगा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों साथ में आएंगे, तब आपकी क्या हो जाएगी, आपके पर्यवेक्षण से संबंधित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, सुधार की बात तो करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का क्या करना है, विकास, विकास की बात भी कौन करता है, पर्यवेक्षण करता है, तो ये बातें भी सही हो जाएगी। फिर बात करते हैं लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का गुण नहीं है, लोकतंत्रीय, अब बात करते हैं लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का गुण नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है ये, नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, बिल्कुल होता है, विकास की बात करता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व गुणों का क्या होता है, विकास होता है। अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण की बात करता है, बिल्कुल होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है, लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक मूल्यों का भी क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। अध्यापकों की मौलिकता में वृद्धि होती है। बताओ इसके अंदर चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से गलत कौन सा होगा। अब ये देखो कि मौलिकता की बात की जा रही है, ये मौलिकता क्या आपका लोकतंत्र से संबंधित है, बिल्कुल नहीं है। मौलिकता तो आपका रचनात्मक जो रचनात्मक पर्यवेक्षण है उससे संबंधित है। किससे है, रचनात्मक पर्यवेक्षण से। तो रचनात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित है, विचार क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो मौलिकता प्रजातांत्रिक से संबंधित नहीं है, रचनात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित है। पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, ये बात सत्य है, लेकिन प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत मौलिकता नहीं होगी, मौलिकता तो आपके रचनात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही होगी, ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखो, आगे पर्यवेक्षण को रीढ़ की हड्डी किसने स्वीकार किया है, रीढ़ की हड्डी किसने स्वीकार किया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग, मुदालियर आयोग, तारावती आयोग। ये सीधी सी इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जो आपका पर्यवेक्षण है इसको क्या कहा है, रीढ़ की हड्डी कहा है। बात करें आगे कि शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकारों में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है। पर्यवेक्षण की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, पर्यवेक्षण की बात की जा रही है, यहाँ पे निरीक्षण की बात की नहीं की जा रही। व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, विषय विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षण, औपचारिक पर्यवेक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जो बताए गए थे, तो दो पर्यवेक्षण बताए गए थे, कौन कौन से बताए गए थे, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण बताया गया था, और आपका जो पैनल पर्यवेक्षण जिसको हम विषय विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षण भी मान सकते हैं। और औपचारिक पर्यवेक्षण में किसी मतलब औपचारिकता की भूमिका यहाँ पर पर्यवेक्षण के अंतर्गत नहीं होती है। बात करें तो औपचारिक पर्यवेक्षण किसी प्रकार का नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा पर्यवेक्षण से संबंधित। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये शामिल दो ही है, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण और पैनल पर्यवेक्षण, जिसको हम विषय विशेषज्ञों द्वारा पर्यवेक्षण भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, कोई दुख दर्द चिंता हो तो बता देना। इसके अलावा आपको पता है टेस्ट सीरीज के बारे में बार बार जानकारी दी जा रही है, जयपुर, सूरतगढ़ और बीकानेर के अंदर अपनी चल रही है। इसके अलावा आपको मैं ये कहता हूँ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 1 जून 2025, 1 जून दिन है रविवार का, और किसी प्रकार की मुझे लगता नहीं कि आपको समस्या आनी चाहिए। केवल और केवल आपको सेंटर, जो एग्जाम सेंटर है वहां तक पहुंचना है और एग्जाम देना है, और रजिस्ट्रेशन करना है मात्र 101 रुपए के अंदर, और आपको वहां पर जाकर एग्जाम देना होगा, जिसके अंदर आपको जीके, जीएस एंड आपका जो सब्जेक्ट बनता है हिंदी, उसका पेपर देना है। और अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है या अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हो, तो अपना मूल्यांकन करना चाहते हो, तो मूल्यांकन भी जरूरी है, मूल्यांकन अपना जरूरी है। तो मूल्यांकन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने जो एनडीसी क्लासेस का जो ऐप है उस पर जाना पड़ेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई है। इसके अलावा तो सारी चीजें हैं ही, आपको पता है, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल और ऐप के बारे में जानकारी आप सबको पता है। और यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो तो बता देना। जो अगला टॉपिक है वो संस्थागत नियोजन से संबंधित है। जो टॉपिक मतलब सिंपल से टॉपिक है, यहाँ से आपको कईयों को लगता है कि टॉपिक नहीं है सर, सिंपल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये चीजें हैं नहीं। और इसके अलावा भी कई आ रहे थे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, जो वातावरण बने हुए हैं इस प्रकार से, तो वातावरण बने हुए हैं, ये नहीं बने हुए वो तो बाद की बातें हैं। आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ाई के अलावा किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। एग्जाम आगे होगा या नहीं होगा ये आपके सोचने का विषय नहीं है, ये जिनको सोचना है वो सोचेंगे, हमारे करने से या नहीं करने से कुछ नहीं होगा। आपकी तैयारी अच्छी है तो एग्जाम आगे हो या नहीं हो, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है, किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीटें कितनी भी हो किसी प्रकार का हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। और अगर तैयारी मजबूत होगी तो हम सीट आराम से निकाल सकते हैं। अगर एक दिन क्लास देखी, दूसरे दिन नहीं देखी, तीसरे दिन फिर देखी, चौथे दिन फिर नहीं देखी, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको देखना है, केवल कानों को खुला रखना है। आपको ये नहीं है कि
क्लास को इतना गहराई के अंदर जाना है। आपको केवल और केवल कानों को खुला रखना है। कानों को खुला रखोगे तो भी आपको ये चीजें बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। यहाँ पर केवल मैं कोई चीजें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा कि हाँ ये है ये है ये है, तो केवल सिंपल चीजें हैं और आपको ये सिंपल चीजें क्या करनी है, आपको याद करनी है। और किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। आप इस सेशन से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना जो टारगेट है वो फर्स्ट ग्रेड पर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।